गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने न्यूट्रिशन ख़त्म कर लिया था। हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट ओवर हो चुका था। अब हमको आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है रेस्पायरेशन का। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि जो नोट्स बनानी है वो आपको इसी मैटर से बनानी है। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स अपनी बना लेंगे। जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपको ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे मिल जाएंगी। ठीक है, बट नोट्स आप प्लीज़ बना लीजिएगा। जैसा फॉर्मेट ही आपको दिख रहा है आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, रेस्पायरेशन देखते हैं क्या है। ठीक है, अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे लिविंग बींग्स जो होते हैं, लिविंग थिंग्स जो होते हैं, वो भोजन से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन यूजुअली नीड्स ऑक्सीजन। देखिए, बिना ऑक्सीजन के रेस्पायरेशन नहीं होगी। रेस्पायरेशन को ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की। ठीक है, अब लेकिन यूजुअली का मतलब है कि हाँ, हर सक हमेशा ज़रूरत होती है, कभी कभी नहीं होगी, पढ़ते हैं कब नहीं होगी। ठीक है, देखिए, रेस्पायरेशन दो तरीके से हो सकता है, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, तो पहले एरोबिक रेस्पायरेशन देखते हैं। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पायरेशन की ये जो प्रोसेस है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकती है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस को होना इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन होता कैसे है। हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है, आप सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल भी याद रखेंगे इसमें आप। ग्लूकोज जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में इतना रिएक्ट करते करते यहाँ पे क्या बचते हैं, 3 कार्बन बचते हैं, जो पायरुवेट प्लस एनर्जी। 3 कार्बन, देखिए ग्लूकोज का 6 कार्बन होता है ना, C6 आप लिखते हो, है ना, तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब इतना दूर रिएक्शन करते करते ये क्या करते हैं, यहाँ तक आते आते 3 कार्बन ही बचते हैं, यानी 3 6, यहाँ C6 है तो यहाँ पे C3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिल के रिएक्शन करते हैं और फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स और एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एटीपी मिल रही है ना, एनर्जी मिल रहा है। एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल्स, 38 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, द प्रोसेस स्टार्ट्स इन द सेल एंड कंटिन्यू इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। मैं यहाँ साइटोप्लाज्म लिखना भूल गई हूँ। यहाँ पे होगा प्रोसेस स्टार्ट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड कंटिन्यू इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये इतना साइटोप्लाज्म में होगा। ओके, और इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये आपको याद रखना है कि जो एरोबिक रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ से कहाँ तक साइटोप्लाज्म में होती है और कहाँ से कहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इतना आपको पता चल गया कि एरोबिक रेस्पायरेशन होने पे एनर्जी कितना मिलेगा, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन। देखिए, इन दिस प्रोसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में बहुत कम मात्रा में एनर्जी मिलती है और ये प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। देखिए, अब हमको एनारोबिक रेस्पायरेशन में ही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ईस्ट विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस बियर, वाइन, चीज़, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ईस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, उसको बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, ये एनारोबिक पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने एरोबिक पढ़ा जिसमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमको मिला लास्ट में। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है। ग्लूकोज है, मतलब वही C6 साइटोप्लाज्म में रिएक्ट करता है, पायरुवेट बनाता है, एनर्जी। अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है ना, एनारोबिक में तो ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ईस्ट में क्या होता है, ठीक है, ईस्ट में बन जाता है 2 इथेनॉल प्लस 2 CO2 प्लस 2 ATP। यहाँ पे एनर्जी कितनी मिल रही है, 2 मॉलिक्यूल्स मिल रही है। तो ये बताइए 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बड़ा है या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बड़ा है,
तो जाहिर सी बात है कि 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशंस में क्या होती हैं, लेस एनर्जी मिलता है, ठीक है, और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है इसमें, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो हमको 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिल रहे थे, और अब जब ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है तो कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने और नोटिस की कि यहाँ पे वहाँ पर एरोबिक में साइटोप्लाज्म में स्टार्ट हो रहा था और कंटिन्यू किस में हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होगा, ठीक है, और कहीं जाएगा नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। अब देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। Lactic acid the process of incomplete breakdown of sugar into lactic acid and energy in some bacteria, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, ये किस चीज़ की प्रोसेस है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की। किस चीज़ का ब्रेकडाउन, शुगर का। शुगर जो है वो लैक्टिक एसिड में टूटता है, एनर्जी एंड एनर्जी इन सम बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टिक एसिड में टूटता है, लेकिन ये प्रोसेस क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। देखिए आपकी एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, जब आप ये नोट्स बनाएंगे तो इसके लैक्टिक एसिड वाला लिखने के बाद आप ये फिगर बना लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज दिखाया गया है वेरियस पाथवेज से। देखिए ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म, 3 पायरुवेट, एंजाइम है पायरुवेट, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, यहाँ तक आते आते कार्बन के 3 मॉलिक्यूल बचते हैं जब लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहता है, कहाँ पे, हमारी मसल सेल में ऐसा होता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ तक हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमने पढ़ा था तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है, और ईस्ट में क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो किस चीज़ का अंतर हो जा रहा है, इथेनॉल का, लैक्टिक एसिड का और कार्बन डाइऑक्साइड का। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब कमी रहे, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन कम रहेगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। ये फिगर आप ज़रूर बनाइएगा, ये डायग्राम, ओके। देखिए इतना पढ़ने के बाद अब हमको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए यहाँ पे एरोबिक है, यहाँ पे एरोबिक है, तो देखते हैं। पहला डिफरेंस हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और एनारोबिक में एब्सेंट होता है, ठीक है। एरोबिक में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलते हैं, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ओके, और एनारोबिक में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एरोबिक में जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होती है और कहाँ पे कंटिन्यू करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कंटिन्यू करती है, और एरोबिक में प्रोसेस केवल साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने स्टेजेस में होता है, देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज, और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल के अंदर आपको ब्रीदिंग पढ़ना है और गैसियस एक्सचेंज पढ़ना है। देखिए ब्रीदिंग क्या होता है कि आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को टेक इन करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रो आउट करते हो, है ना, यही होती है ब्रीदिंग, कि आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो। गैसियस एक्सचेंज, ओके, गैसियस एक्सचेंज यही हुआ, या आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही तो कर रहे हो ना, कि एक गैस को ले रहे हो फिर एक गैस को निकाल रहे हो, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब गैसेस एक्सचेंजेस, देखिए आप कह सकते हैं कि जब आप ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ऑक्सीजन आपके लंग्स के सेल तक पहुँच जाए तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की जो भी प्रोसेस अंदर होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं, ठीक है, कि मतलब जहाँ तक जिस पार्ट को आपके ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपकी बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखिए
अब हम पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स, ठीक है, कि प्लांट्स में गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। तो प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा हमने पहले भी 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जो स्टोमेटा होता है कहाँ पे होता है, लीफ की सरफेस पे होता है, वो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस करता है, ठीक है। तो पहले लीव्स का ही पढ़ लेते हैं। इन लीव्स गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा इन द सेल्स ऑफ लीफ। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, स्टोमेटा की हेल्प से होता है, और गैसियस एक्सचेंज किस में होता है, लीफ के सेल्स में होता है, ठीक है। दिन के समय में ड्यूरिंग डे टाइम CO2 जनरेटेड, मतलब CO2 की हेल्प से ही तो फोटोसिंथेसिस होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, दिन में सनलाइट मिलती है, CO2 मिलता है, तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और क्या रिलीज़ करते हैं प्लांट्स, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है ना, कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट का यूज़ करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिलीज़ हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, रेस्पायरेशन, ठीक है। अब नाइट में, रात को तो सनलाइट मिलेगा नहीं, सनलाइट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कोई भी गैसेस एक्सचेंज कैसे हो पाएगा, ठीक है। रूट से देखते हैं भाई, देखिए प्लांट का 3 ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रूट, स्टेम और लीफ। तो लीफ हमने देख लिया, अब रूट देखते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज़ेस इनटू रूट हेयर एंड पासेस इनटू रूट सेल। रूट हेयर मतलब कि आपके रूट, आपने ऐसे देखे होंगे ना रूट हेयर, तो ऑक्सीजन जो है वो रूट हेयर के थ्रू रूट के हर सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हर जगह पहुंच रहा है, मतलब रेस्पायरेशन। स्टेम्स, gaseous exchange occurs through the small pores found in stem called lenticles, ठीक है। स्टेम में छोटे छोटे ना पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होल्स या छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनको लेंटिकल कहा जाता है, और गैसियस एक्सचेंज उन्हीं के थ्रू होता है, ठीक है। क्या होता है, उन्हीं छोटे छोटे छेद में से गैसेस क्या होते हैं, अपना एक्सचेंज कर लेते हैं। ये मत भूलिएगा, ये लेंटिकल्स के बारे में ज़रूर याद रखिएगा कि प्लांट के स्टेम्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं, ओके। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज एनिमल में गैसेज एक्सचेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर इफिशियंट गैसियस एक्सचेंज रेस्पायरेटरी सरफेस शुड बी, रेस्पायरेटरी सरफेस जो होता है उसको कैसा होना चाहिए एनिमल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। थिन वॉल्ड, जो उसकी वॉल हो, जो उसकी दीवार हो सरफेस की, वो कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। सरफेस एरिया जो हो वो बड़ी हो, लार्ज हो, और ब्लड सप्लाई कैसा हो, बहुत रिच क्वालिटी का हो, बहुत एडवांस क्वालिटी का हो, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, ओके। द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ रैपिडली टू अक्यूमुलेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन। देखिए जो ऑर्गेनिज्म, जो प्राणी पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म ना जो पानी में रहते हों, जैसे फिश है, तो जो पानी के अंदर रहने वाले हैं भाई, उनको तो ऑक्सीजन किससे मिलना है, उनको ऑक्सीजन पानी से मिलना है, वो पानी के अंदर ही है। तो वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी सांस लेते हैं, क्या करने के लिए, ज़्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए, ठीक है, वो बहुत जल्दी सांस लेते हैं। अब हम थोड़ा जानते हैं ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम में देखिए क्या क्या आएगा, नोस्ट्रिल, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, रिब्स, लंग्स, डायाफ्राम। इसको कोई डायग्राम नहीं पढ़ेगा, डायाफ्राम है, ठीक है। देखिए नोस्ट्रिल मतलब, मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम का फिगर है, यहाँ से नेसल पैसेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेसल पैसेज, यहाँ से आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को टेक इन करते हो। उसके बाद फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखिए फेरिंग्स का जो हिस्सा होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूड और एयर का दोनों का क्या होगा, कॉमन रास्ता हो जाएगा, कॉमन पासेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि फेरिंग्स को क्या कहते हैं, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, ठीक है। लैरिंग्स,
लैरिंग्स को हम कहते हैं साउंड बॉक्स, ठीक है। ये पूछ सकता है कि व्हाट इज हाउ लैरिंग्स इज नोन एज, ठीक है, या व्हाट इज़ द सेकंड टर्म यूज्ड फॉर लैरिंग्स, तो साउंड बॉक्स। उसके बाद ट्रैकिया, विंड पाइप, ठीक है, ये विंड पाइप कहते हैं इसको। आई बात समझ में। देखिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यहाँ पे ना ये जो कार्टिलेज की रिंग्स है ना वो ऐसे गोल गोल पूरे पे रहती हैं, ठीक है, लेकिन आधी ही रहती हैं, पूरी इसलिए नहीं रहती हैं क्योंकि इसके पीछे क्या होती हैं, इसके पीछे आपका ऑइसोफेगस होता है, ठीक है। तो अगर रिंग्स, ये जो रिंग्स आपको गोल गोल दिख रही हैं, अगर वो पूरी पूरी रहेंगी तो आपके ऑइसोफेगस को चोट लग सकती है, ठीक है, इसलिए ये ऐसे घूमी ही रहती हैं लेकिन पीछे से कंप्लीट नहीं होती हैं, ओके। उसके बाद ये आपका ब्रोंकाई, ये ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है। एल्वियोलाई, देखिए ये रिब्स हैं, ठीक है। रिब्स क्या होती हैं, रिब्स जो हैं वो आपके लंग का ना कवर होती हैं, ये लंग को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर ये ना रहें तो कोई एक मुक्का मारेगा और लंग्स में छेद हो जाएगा, ठीक है। तो रिब्स जो होती हैं वो कवर ऑफ लंग्स होती हैं। लंग्स के बारे में आप जानते ही हो। और डायफ्राम जो होता है, ये एरिया जो डायफ्राम का होता है वो क्या होता है, मसल्स होती हैं जो लंग्स को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। ये डायफ्राम यहाँ पे आपका ये दिख रहा है, ये ऐसी मसल्स होती हैं जो लंग्स को सपोर्ट देती हैं, ठीक है। ये फिगर आपको बनाना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स लिखने के बाद, ये फिगर बनाना भी है और ये फिगर याद भी करना है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए आ सकता है। देखिए हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया, अब हमारा रेस्पिरेशन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी ट्रांसपोर्टेशन की। टिल देन हैव अ नाइस डे।